हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और कल आपसे प्रश्न में पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। तो सिक्किम के द्वारा हाल ही में अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। और हम सिक्किम के बारे में भी आगे जानेंगे, पहले देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल्स। तो सिक्किम स्थापना दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये, तो 16 मई को मनाया जाता है। 2020 में सिक्किम राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम जो राज्य है यह 1975 में इस दिन भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। और किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो यह है 36वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आगे देखते हैं हम सिक्किम के फैक्ट्स। सिक्किम का गठन हुआ था 10 अप्रैल 1975 में। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। और इसका उच्च न्यायालय है गंगटोक में। राजकीय पशु है लाल पांडा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है चीन, भूटान और नेपाल के साथ। राष्ट्रीय सीमा इसकी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। नदियां यहाँ पर महत्वपूर्ण है तिस्ता और रिंगित, याद रखिएगा। झील यहाँ पे चांगू, गुडोंगमार और चोलामू। और चोलामू झील जो है ये भारत की सबसे ऊंची झील है। चोटियों में अगर हम बात करें तो कंचनजंगा चोटी है एक, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय पर है, याद रखिएगा। दर्रों में अगर हम बात करें तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। जनजाति है यहाँ पे एक फेमस लेप्चा, जिसे हम रोंग नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और पक्यांग एयरपोर्ट जो है ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था, याद रखिएगा। और इससे पहले जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग जी, उनके नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। और ये लगभग 25 वर्ष तक के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। लोकसभा सीट है यहाँ पर एक, राज्यसभा सीट है एक और विधानसभा सीट है 32, याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे छोटा राज्य है। और स्थिति की अगर हम बात करें सिक्किम की, तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। आकार इसका अंगूठे की तरह है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत से 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है, जिसे यूनेस्को नामित विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो इतने फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं सिक्किम से रिलेटेड। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे सिक्किम की लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे सिक्किम राज्य है हमारा। ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों के साथ साझा करती है। वो देश कौन कौन से हैं, तो एक तो देखिए यहाँ पर नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे भूटान के साथ लगती है। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखिए चीन है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा भारतीय राज्य है, तो यह सिक्किम। और 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से देश, नेपाल, चाइना और भूटान। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो है पश्चिम बंगाल, जो सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे इस पश्चिम बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, तो इसकी सीमा यहाँ पर सिक्किम के साथ लगती है। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है, तो आप याद रखिए। आगे देखते हैं। आगे हाल ही में जो भौगोलिक संकेतक मिले यानी जीआई टैग, उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो मणिपुर के काले चावल, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को, तमिलनाडु की कदलाई मितई, जम्मू कश्मीर की केसर, झारखंड की सोहराई कोर पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल और तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरुम्बावुर वुड नक्काशियों को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो विश्व मधुमक्खी दिवस की हम बात कर रहे हैं। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये, तो 20 मई को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है इसकी, तो थीम है बी इंगेज्ड, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का, तो परागण को जैसे मधुमक्खियों, तितलियों, चमगादड़ और चिड़ियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा इनके खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। यह दिवस 8वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जन्सा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंटन जोसा जो है इनका जन्म दिवस होता है 20 मई को। और इसी दिन के हम कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में।
पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2018 में। और यूरोप जो आपको पता होगा हाल ही में स्लोवेनिया का पहला देश बना है जो कोरोना मुक्त बना है। और स्लोवेनिया के बारे में मैंने यहाँ पे आपको क्यों बताया, जो एंटोना जनसा थे ये कहाँ के थे, स्लोवेनिया के थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है यह दिवस 18 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो हम बात करें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, इंग्लिश में अगर बात करें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 18 मई को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है इसकी, तो 2020 की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, थीम जरूर याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का, तो आम जनता में संग्रहालय के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास के जानने के प्रति जागरूक बनाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था 1983 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है केवाईसी यहाँ पे स्वीकार कर ली जाएगी। यह बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखिएगा। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर, याद रखिएगा। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नो योर कस्टमर। आगे देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना 2003 में किया गया था। और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक है उदय कोटक। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। चेयरमैन अभी है प्रकाश आप्टे। और एमडी और सीईओ जो है वो उदय कोटक ही हैं और संस्थापक भी उदय कोटक है, याद रखिएगा। और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। तो हाल ही में 73वां जो सत्र है विश्व स्वास्थ्य सभा का, ये किसके माध्यम से किया गया आयोजित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आगे देखते हैं इसके बारे में हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। तो 2020 में कौन सा सत्र आयोजित किया गया है, तो यह 73वां सत्र, याद रखना। और WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत का यहाँ पे प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। और प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है यह सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आगे हम जानेंगे WHO के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं WHO जिसको इंग्लिश में हम पूरा नाम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का कार्य करती है। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके अभी हेड है टेड्रोस अधानोम। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि टेड्रोस अधानोम जो है ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं। और प्रत्येक वर्ष हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की आपको थीम भी लिखनी है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था, ये आप सबको पता होगा। यहाँ पे देखिए WHO का लोगो है। और यहाँ पे स्विट्जरलैंड की इसकी जो यहाँ पे शहर है जिनेवा, यहाँ पे इसका मुख्यालय तो यहाँ पे देख सकते हैं जिनेवा है, ये है लुज़ेन। और स्विट्जरलैंड की राजधानी यहाँ पर बर्न है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी है। तो कोविड-19 आपको पता होगा इसके कारण लॉकडाउन है अभी सभी देशों में। तो लॉकडाउन के बाद दोबारा से शुरू किया गया है इस खेल स्पर्धा को, कौन सी है ये, तो ये है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई दर्शक नहीं गए हैं, यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपना गेम खेला, कोई दर्शक यहाँ पे नहीं था। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग की अगर हम बात करें तो किस देश की लीग है ये, तो यह जो है जर्मनी की फुटबॉल लीग है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है ये। बुंदेसलीगा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है संघीय लीग, इंग्लिश में इसे हम फेडरल लीग बोल सकते हैं। इस खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो इस खेल की शुरुआत हुई थी 1963 में। और जर्मनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन। और इसकी अभी चांसलर कौन है, तो उनका नाम है एंजेला मर्केल, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस नाम का चक्रवाती तूफान उठा है। तो बंगाल की खाड़ी में आपको पता हो काफी भयंकर तूफान आने वाला है, तो इसका नाम है अम्फान, याद रखिएगा। आगे जानते हैं इसके बारे में हम। तो अम्फान तूफान की अगर हम बात करें तो अम्फान नाम किसने दिया इस तूफान का, तो नाम दिया गया थाईलैंड देश के द्वारा, याद रखिएगा। और ये 2004 में सुझाए गए 64 तूफानों के नामों की मूल सूची में आखिरी नाम है। तो 2004 में 64 टोटल यहाँ पे तूफानों का नाम यहाँ पे
जारी किया गया था देशों के द्वारा। तो उसका जो है ये आखिरी नाम है, यानी 64वां नाम है ये। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो महानिदेशक हैं, ये महापात्रा जी, उन्होंने कहा कि 1999 में उड़ीसा तट पर आए प्रचंड चक्रवाती तूफान के बाद यह उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। और एम महापात्रा जी ने कहा है कि अम्फान के तट से टकराने के दौरान हवा की गति लगभग 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे देख लेते हैं अन्य तूफानों के नाम जो किस किस देश के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए देशों के नाम लिखे गए हैं और यहाँ पे नीचे जो है तूफान जो भी हमारे इंडियन ओशन में आता है तूफान, उसके बारे में यहाँ पे सभी का नाम लिखा हुआ है। तो बांग्लादेश से अभी आपको पता हुआ यहाँ पे ओखी और फानी तूफान आया था हाल ही में, याद रखिएगा। तो ओखी और फानी तूफान का नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। इंडिया ने सागर और वायु को दिया था। और हाल ही में आपको पता होगा यहाँ पे डे तूफान आया था, तो इसका नाम दिया था म्यांमार ने, याद रखिएगा। और तितली तूफान काफी न्यूज में था, तो इसका नाम दिया था पाकिस्तान ने। बुलबुल नाम भी तूफान का दिया था पाकिस्तान ने ही। और श्रीलंका ने पवन और गाजा नाम दिया था, ये हाल ही में मैं करंट की बता रहा हूँ जो कुछ दिन पहले आया था। और अगर बात करें थाईलैंड के द्वारा, तो थाईलैंड के द्वारा फेरी जो तूफान आया था उसका भी नाम दिया गया थाईलैंड ने ही। और अम्फान जो अभी तूफान आया है इसका नाम किसने दिया है? थाईलैंड में। और यहाँ पे देख सकते हैं अम्फान जो है आखिरी नाम है इस लिस्ट में। इसके बाद नई लिस्ट जारी होगी जिसमें अलग अलग तूफानों के नाम दिए जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है किस राज्य ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के द्वारा जो पैदल चल के प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दूसरे दूसरे राज्यों से, उनके लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया गया है। डिटेल्स देखिए, तो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया ये चरण पादुका अभियान? तो ये मध्य प्रदेश है। पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अभियान शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जो मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनको जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनका दर्द जो है कुछ कम किया जा सके। तो आपको पता होगा बहुत से ऐसे गरीब मजदूर हैं अभी जो पैदल ही चल के आ रहे हैं दूसरे दूसरे राज्यों से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी उनके पैर में ना चप्पल है ना जूते हैं, तो उन्हीं की मदद के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में फैक्ट्स। पहले मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश, और इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अपनी सीमा साझा करती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ, याद रखिएगा। 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इस राज्य का गठन हुआ था, यानी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वह है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो कान्हा, पन्ना, माधव, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। एक वन विहार भी है, उसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो जो भी इस राज्य के सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पे निःशुल्क बस सेवा शुरू किया गया है। तो कौन सा राज्य है ये? तो यह राजस्थान, याद रखिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान के फैक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की पहले लोकेशन देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान अपनी राष्ट्रीय सीमा साझा करती है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा। राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल है कलराज मिश्र। और भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। लोक नृत्य यहाँ का है घूमर। पर्व है गंगौर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान है घाना पक्षी विहार। टाइगर रिजर्व है मुकुंद हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। और अरावली पर्वत जो है इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है या चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में ही है, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार है जिसमें मैं 5 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करता हूँ डायरेक्ट लिख कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अलीबाबा के सह संस्थापक जो जैकमा है उन्होंने सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया है, याद रखिएगा। दूसरा न्यूज हमारा, भारतीय सेना भर्ती से जुड़ा एक नया प्रपोजल लाया है जिसका नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, याद रखिएगा। और इसमें 3 साल के लिए आम युवाओं को सेना में बतौर ऑफिसर और जवान एंट्री दी जाएगी। अगला न्यूज हमारा, भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। अगला न्यूज हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की जो क्रिकेट समिति उसने गेंद पर साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर
प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। और केनरा बैंक ने हाल ही में गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई को। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है वसुधा मिश्रा। किस राज्य द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो है छत्तीसगढ़। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2020 के लिए नामित किया है? तो ये इनका नाम है अंजुम मुदगिल, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री ई विद्या। आगे देखते हैं, जुबैर इकबाल को किस बैंक का नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो यह जम्मू और कश्मीर बैंक। हाल ही में जीआईएफ बनाने वाली लोकप्रिय वेबसाइट गेफी का अधिग्रहण किसने किया? तो फेसबुक के द्वारा गेफी का अधिग्रहण कर लिया गया है। 11वें हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? तो इनका नाम है फांग फांग, जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में 11वें हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको उत्तर के बारे में जितने भी डिटेल्स पता है उन सभी को आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए महिलाओं का पूछा गया है, तो आप साथ में राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप की बात बता सकते हैं कि उसकी मेजबानी कहाँ पे की जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों जगह आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।